साउथ कोरिया मर रहा है। जी हाँ, यहाँ लोग ना तो शादी कर रहे हैं और ना ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये डरावनी सच्चाई इंटरनेट पर हर जगह छाई हुई है, केवल भारत को छोड़कर। Korea already had the world's lowest birth rate. Fertility rate has dropped to a record low. South Korea's fertility rate is already the world's lowest. क्योंकि भारत में तो कोरिया की एक अलग ही दुनिया है। लड़कियां के-पॉप और कोरियन ड्रामास के रोमांटिक वर्ल्ड में खोई हुई हैं और बाकी सब पर स्क्विड गेम्स, कोरियन सिनेमा और कोरियन स्किन केयर का क्रेज चढ़ा हुआ है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि लोग ये सब देख रहे हैं या यूज कर रहे हैं। समस्या ये है कि हम पर इस सब से इतना इन्फ्लुएंस है कि हमने कोरिया से जुड़े कई बिटर ट्रूथ्स को पूरी तरह से इग्नोर ही किया हुआ है या हम इसे समझते ही नहीं है। ऐसा ही एक कड़वा सच है कोरियंस की तेजी से घटती पॉपुलेशन। 2023 में कोरिया का TFR 0.7 तक गिर गया था। इट इज द लोएस्ट बर्थ रेट ऑन द एंटायर प्लैनेट। 0.7 TFR का सीधा सा अर्थ है कि अधिकतर कोरियन महिलाएं औसतन एक भी बच्चा पैदा नहीं कर रही हैं। और कोरिया की राजधानी सोल में तो उनका TFR 0.55 है, यानी हर 2 में केवल एक कोरियन फीमेल ही बच्चा पैदा करती है। तो किसी भी देश को अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखने के लिए 2.1 का TFR चाहिए होता है, जिसे रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। लेकिन साउथ कोरिया के केस में उनका TFR रिप्लेसमेंट रेट का भी 1/3 है। और अगर लंबे समय तक ये ऐसे ही बना रहा तो केवल एक सेंचुरी में ही साउथ कोरिया की 88 से 94% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि 2020 में साउथ कोरिया की पॉपुलेशन ने डेथ क्रॉस हिट कर दिया था, यानी वो पॉइंट जहाँ डेथ्स ज़्यादा होती हैं और बर्थ कम। आप ये डेटा देखिए, यहाँ केवल इजराइल रिप्लेसमेंट रेट के ऊपर है, वहीं फ्रांस, US, नॉर्वे उसके नीचे हैं और साउथ कोरिया नॉर्वे के भी लगभग आधा है। इतना ही नहीं, लगभग 5 करोड़ की पॉपुलेशन वाले इस देश में 2023 में केवल 2,30,000 बच्चों ने जन्म लिया, जो कि बहुत ही कम है। जो कोरियन महिलाएं 1960 में ऑन एन एवरेज 6 बच्चे पैदा कर रही थी, वो अब एक भी बच्चा पैदा करने को तैयार नहीं है। तो पिछले 60-65 वर्षों में साउथ कोरियन सोसाइटी में ऐसा क्या हुआ है जो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा? वैसे इस क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले मेरे दिमाग में एक बात और आई। एज इंडियंस आप सब तो यही सोच रहे होंगे कि भाई ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है ना, दुनिया वैसे ही इतनी ओवर पॉपुलेटेड है, हमें तो कम पॉपुलेशन से खुश ही होना चाहिए। भारत में तो हर दूसरे दिन ही कोई ना कोई चाइना की तरह पॉपुलेशन कंट्रोल रूल्स लाने की बात करता रहता है। ये समस्या है क्योंकि अब वो समय जा चुका है और दुनिया के सभी देशों की जनसंख्या अब घट रही है। और अगर किसी भी देश की जनसंख्या कोरिया जितनी तेजी से घटेगी तो उसके लिए इसके बहुत भयानक परिणाम होंगे। जैसे आपके देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन एजिंग होगी, वर्कफोर्स छोटी हो जाएगी, टैक्स रेवेन्यू कम होगा और बुजुर्गों के वेलफेयर, पेंशन और हेल्थ केयर पर सरकार का खर्चा भी बढ़ेगा। अब क्योंकि बुजुर्गों के पास अधिकतर वो सब पहले से ही होता है जो उन्हें चाहिए, वो यंगस्टर्स जितना स्पेंड भी नहीं करते। इससे देश की परचेजिंग पावर कम होती है और इकोनॉमी से मोमेंटम चला जाता है और एक स्लो डाउन आ जाता है। इसके अलावा किसी भी देश में यंग पॉपुलेशन कम होने से उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कम होती है, इनोवेशंस, इन्वेंशंस, एंटरप्रेन्योरशिप लगभग सब में भारी कमी आती है। अब आप ये कंपैरेटिव पॉपुलेशन कंपोजिशन चार्ट्स देखिए। भारत के पास अभी भी कुछ समय के लिए काफी यंग पॉपुलेशन है, वहीं कोरिया के केस में उनकी यंग पॉपुलेशन श्रिंक होती जा रही है। इसीलिए भारत जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए कोरिया की इस पॉपुलेशन क्राइसिस में बहुत कुछ सीखने समझने वाला है। आप सोचिए कि 2006 से साउथ कोरिया की सरकार ने TFR बढ़ाने के लिए $270 बिलियन खर्च किए हैं, यानी हर वर्ष उनकी GDP का 1% से भी अधिक बेबी मेकिंग इंसेंटिव्स पर खर्च होता है। पेरेंट्स के लिए टैक्स ब्रेक, मैटरनिटी केयर, स्टेट स्पॉन्सर्ड डेटिंग, ये सब किया जा रहा है और सब कुछ फेल हो रहा है। वहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मई 2024 में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक येओल ने उनके डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट को एक नेशनल इमरजेंसी घोषित करना पड़ा था। यहाँ तक कि उन्होंने एक नई गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाने का प्लान भी अनाउंस किया था। सोचिए, एक मिनिस्ट्री जिसका काम केवल ये होगा कि कोरियंस कैसे अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें। तो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसका स्केल तो क्लियर है। अब देखते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। तो पिछले कुछ समय में साउथ कोरिया में काफ़ी वियर्ड केसेस सुनने को मिले, जैसे कोरिया का डिजिटल सेक्स क्राइम एपिडेमिक, जिसमें लड़कियों से बदला लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स पर उनके पोर्नोग्राफिक डीप फेक शेयर किए जा रहे हैं और ये घिनौना काम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। फिर वहाँ 4B या 4No मूवमेंट भी काफ़ी चर्चा में आया था। 4 नोज मतलब नो सेक्स, नो डेटिंग, नो मैरिज, नो चाइल्ड। उसके अलावा ऐसे भी कई केसेस सामने आए हैं जहां महिला और पुरुष इमरजेंसी में भी एक दूसरे की हेल्प करने को तैयार नहीं है।
कुल मिलाकर वहाँ जेंडर वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है। इसके अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे 2019 में साउथ कोरिया में हुई शादियों में 10% से भी अधिक में एक इमिग्रेंट पार्टनर था। 2020 में हुए सभी लाइव बर्थ्स में 6% में कम से कम एक इमिग्रेंट पेरेंट था। इसमें 67% केसेस में कोरियन फादर और नॉन कोरियन मदर, 13.2% केसेस में कोरियन मदर और नॉन कोरियन फादर और 19.9% केसेस में नेचुरलाइज्ड रेसिडेंट्स पेरेंट्स थे। इन स्टैट्स का अर्थ है कि कोरिया में जो शादियां हो भी रही हैं उसमें भी 10 में से एक शादी विदेशियों से हो रही थी। वैसे साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने इसे रोकने के लिए मेल ऑर्डर वाइफ्स के लिए वीजा लॉज और इमिग्रेशन को स्ट्रिक्ट बनाकर इसे काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, ताकि देश में कोरियन मूल के लोगों की मेजॉरिटी बनी रहे। सेंसेशनलिज्म पसंद करने वाले कई कॉलमिस्ट और कमेंटेटर्स तो 4B जैसे रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट को गिरते फर्टिलिटी रेट का मेन रीजन बता देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये एक लेजी एनालिसिस है और इसके पीछे कई कॉम्प्लेक्स और डीपर रीजंस भी हैं, जिन्हें मैं अब एक एक करके आपको बताऊंगा। साउथ कोरिया में घर लेना, शादी करना, बच्चा पैदा करना और फिर उसको वहाँ के मॉडर्न स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बड़ा करना बहुत ही महंगा हो गया है और लोग ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन से एक पूरी की पूरी जनरेशन प्रभावित है, जिसे कोरिया में सामपो या इनपो जनरेशन कहते हैं, यानी वो जनरेशन जिसने 3 चीजों पर गिव अप कर दिया है: डेटिंग, शादी और बच्चे पैदा करना या पालना। इसका कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सोसाइटल प्रेशर्स। यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, घर अफोर्ड कर पाना भी बहुत कठिन है और फिर बच्चों की पढ़ाई और लगभग मैंडेटरी ट्यूशंस और एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं और इन्हीं कारणों से वहाँ सामपो जनरेशन बढ़ रही है और कोरिया की ट्रेडिशनल फैमिली यूनिट का स्ट्रक्चर तेजी से डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इस समस्या का एक कारण कोरिया का टॉक्सिक वर्क कल्चर भी है। यहाँ अधिकतर कॉर्पोरेट स्पेसेस में काम करने वाले युवा 12-12 घंटे ऑफिस में होते हैं। यूजुअली वो डिनर भी अपनी फैमिली के साथ नहीं बल्कि अपने ऑफिस कलीग्स और बॉसेस के साथ करते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो इससे उनके सोशल सुपीरियर्स नाराज हो जाते हैं और कई बार इससे कंपनी में उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। इस सब में सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के लिए होती है, जिनके ऊपर शादी के बाद परिवार और बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है। इस पर हम आगे और भी बात करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में यंग लोगों को प्यार, शादी, बच्चे, परिवार, इस सब के लिए कब समय मिलेगा? वैसे ये सभी फैक्टर्स तो अधिकतर सभी डेवलपिंग या डेवलप्ड नेशंस में भी प्रेवलेंट हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चलते अधिकतर देशों में डेवलप्ड होने के मायने काफ़ी स्टैंडर्डाइज हो गए हैं और इसका इम्पैक्ट भी सभी देशों पर एक जैसा ही पड़ रहा है। मुंबई हो, सोल हो या लंदन, आज इन सभी जगहों पर एक जैसी दिखने वाली बिल्डिंग्स हैं। पहले के कंपैरिजन में आर्किटेक्चर में अब कुछ विशेष अंतर नहीं रह गया है। फैमिली रिलेशंस भी होमोजेनाइज हो गए हैं और सभी देशों में या तो अब न्यूक्लियर या फिर स्टेम फैमिलीज का चलन है। अगर इस्लामिक देशों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरी दुनिया में ही महिलाओं से काम करने की और पैसा कमाने की उम्मीद की जाती है। लेकिन तब ये सारे फैक्टर सभी देशों के लिए लगभग एक जैसे हैं, तो फिर कोरिया का ही बर्थ रेट इतना ज्यादा नीचे क्यों गया है? इसका उत्तर है द इवोल्यूशनरी मिसमैच। तो बेसिकली होता यह है कि सभी कंट्रीज या सिविलाइजेशंस की अपनी कल्चरल प्रोग्रामिंग होती है, जिससे कई चीजें डिसाइड होती हैं, जैसे मेन, वेमेन, पेरेंट, चिल्ड्रन और सिबलिंग रिलेशंस कैसे होंगे, मैरिज या चाइल्ड बेयरिंग की एज क्या होगी, अथॉरिटी किसके पास होगी, सोसाइटी में कलेक्टिविज्म होगा या इंडिविजुअलिज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा। लंबे समय तक ये सब एक सेट पेस पर चल रहा था और धीरे धीरे समाज समय के अनुसार अपने वे ऑफ लिविंग और इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स में परिवर्तन ले आता था। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ये सब बदल दिया। इसने धीरे धीरे होने वाले सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल चेंज की पेस को इतना बढ़ा दिया कि उसके साथ आई मॉडर्निटी ने उस एनवायरनमेंट को पूरी तरह से बदल दिया जिसमें हमारी सोसाइटी की कल्चरल प्रोग्रामिंग डेवलप और इवॉल्व हुई थी। अब यूरोप और अमेरिका में तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लगभग 200 वर्षों में हुआ और वेस्टर्न सोसाइटीज ने इसके अकॉर्डिंग एक बड़े स्तर तक अडेप्ट भी कर लिया। लेकिन जब साउथ कोरिया जैसे देशों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया तो वो उन्होंने बहुत ही तेजी से और बहुत ही कम समय में किया। इससे उन्हें एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ तो मिली, लेकिन उनके समाज को इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्निटी के साथ आए चेंजेस के साथ सिंक करने का समय ही नहीं मिला। और तब किसी भी कारण से सोसाइटी के चेक्स एंड बैलेंसेस इस तरह से टूटते हैं तो फिर उसे कई ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जो बहुत ही यूनिक और केओटिक होती हैं, जैसे साउथ कोरिया का बर्थ क्राइसिस। सिंपली पुट, कोरियन इकोनॉमी तो इंडस्ट्रियलाइज या कहें कि वेस्टर्नाइज हो गई, लेकिन उनका यूनिकली कंजर्वेटिव कल्चर अभी भी मॉडर्निटी के साथ स्ट्रगल ही कर रहा है। अब अगर हम दुनिया भर की डेमोग्राफिक हिस्ट्री को एनालाइज करें तो ईस्ट एशियन कंट्रीज की पॉपुलेशन में उतने टर्बुलेंट चेंजेस या फ्लक्चुएशंस नहीं आए हैं जितने यूरोपियन कंट्रीज में हुए थे। इन कल्चर्स ने ना किसी तरह से रिसोर्सेज के अनुसार अपनी पॉपुलेशन को मैनेज करना सीख लिया था और इसके लिए वो कई बार ड्रास्टिक मेजर्स भी लेते थे, जैसे चाइल्ड इन्फेंटिसाइड।
यानी नवजात शिशु को ही मार देना। कोरियन कल्चर में भी किसी फैमिली के पास पूरे परिवार के लिए रिसोर्सेज ना होने पर जन्म लेते ही बच्चे को मार देना एक कॉमन प्रैक्टिस थी। और इस सब के चलते ही कोरिया जैसे देशों ने यूरोप की तरह भूखमरी और महामारी जैसे माल्थूजियन कैटास्ट्रोफ्स नहीं देखे थे और इनकी पॉपुलेशन यूजुअली स्टेबल ही रहती थी। इसके अलावा ट्रेडिशनली कोरियन सोसाइटी के कोर में कन्फ्यूशनिज्म है, जिसमें फैमिली सोसाइटी की फंडामेंटल यूनिट होती है। इसमें हेड ऑफ द फैमिली मेल होता है। कोरियन सोसाइटी में स्टैम फैमिलीज का चलन था और कपल्स यूजुअली अपने बड़े बेटे और उसके बच्चों के साथ रहते थे। इनकी सोसाइटी पेट्रीलिनियल थी और फादर की लीनिएज अधिक इंपॉर्टेंट होती है। इसके चलते वहाँ मेल चाइल्ड के लिए एक प्रेफरेंस है, जिससे वहाँ आज की सिचुएशन में सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन भी बहुत होते हैं। इससे अलग कन्फ्यूशनिज्म ने वहाँ एक रिजिड कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड कल्चर एनफोर्स कर दिया है, जहाँ मेरिट के बेसिस पर ही इंडिविजुअल्स को सम्मान और स्टेटस अकॉर्ड किया जाता है। आपके सक्सेस और फेलियर से पूरी फैमिली की प्रेस्टीज जुड़ी होती है। उसके ऊपर से वहाँ किसी इंडिविजुअल के फेलियर पर पूरे परिवार को शेम और फिर ऑस्ट्रेसाइज भी काफ़ी किया जाता है। इसके साथ साथ वहाँ एक ऐसा कल्चर भी बन गया है कि बच्चे स्कूल आवर्स के बाद भी स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं, क्लासेस के बाद ट्यूशन लेते हैं और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस भी लेते हैं। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सब नहीं कराते, सोसाइटी में उन्हें कमतर समझा जाता है। आप सोचिए कि जहाँ यूएस जैसे देश में हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का केवल 3% एजुकेशन पर खर्च होता है, तो वहीं कोरिया में ये नंबर 14% है। इन सब फैक्टर्स का एक असर ये होता है कि अब या तो कोरियंस बच्चे ही पैदा नहीं करते, या करते भी हैं तो वो अपने सभी रिसोर्सेज को एक ही बच्चे को सक्सेसफुल बनाने पर खर्च कर देते हैं। फिर कन्फ्यूशनिज्म से अलग बात करें तो वहाँ बुद्धिज्म एक मेजर रिलीजन है, लेकिन जैसे इस्लाम में बच्चों को अल्लाह की देन माना जाता है और अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए उनका एक रिलीजियस मैंडेट होता है, बुद्धिज्म में ऐसे कोई एक्सप्लिसिटली प्रो नेटल आइडियाज नहीं है। वहाँ पिछले कुछ समय में क्रिश्चियनिटी भी बहुत तेजी से फैली है, पर क्योंकि ये बहुत ही रीसेंट फिनोमेना है तो ये साउथ कोरियंस की कल्चरल प्रोग्रामिंग को अभी तक ओवरराइड नहीं कर पाई है। यानी कोरिया ने उतनी डेवलपमेंट या मॉडर्निटी कुछ ही डेकेड्स में देख ली है जितनी यूरोप ने 1-2 सेंचुरीज में देखी थी। फॉर एग्जाम्पल अर्बनाइजेशन, 1960 में जो अर्बन पॉपुलेशन 28% थी वो 2000 तक 80% पर आ गई थी। लिटरेसी रेट जो 1945 में 22% पर था वो 1970 में ही 87% तक बढ़ गया। लगभग 70% कॉलेज एजुकेटेड पॉपुलेशन के साथ साउथ कोरिया दुनिया की मोस्ट एजुकेटेड कंट्री भी है और वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से भी एक है। जहां एक और साउथ कोरिया में इतना रैपिड डेवलपमेंट हुआ, वहीं दूसरी ओर उनका कल्चरल एवोल्यूशन उसके साथ अपनी पेस बनाकर नहीं रख पाया और इसे ही हम इवोल्यूशनरी मिसमैच कह सकते हैं। मैं आपको ये कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब जैसे ट्रेडिशनली कोरियन कल्चर में बिना शादी के बच्चे करना एक टेबू है और उन्हें वेडलॉक के बाहर जन्मे बच्चों के प्रति एक सोशल डिस्डेन जैसा रहता है। 2022 में साउथ कोरिया में बिना शादी के हुए बच्चों की परसेंटेज 4% के आसपास थी, वहीं वेस्ट में ये नंबर 40 से 50% रहता है। तो बेसिकली वेस्टर्न कल्चर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्निटी के साथ आई समस्याओं के साथ धीरे धीरे अडेप्ट कर गया, लेकिन साउथ कोरियंस अपनी कल्चरल प्रोग्रामिंग के चलते इस तरह के रैपिड और बोल्ड चेंजेस के लिए अभी तैयार ही नहीं हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है साउथ कोरियंस की मेल चाइल्ड प्रेफरेंस। गिवन कि उनकी कल्चरल प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी है, जब सिचुएशंस उन्हें केवल एक बच्चा पैदा करना अलाउ करती हैं तो वो मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं और फीमेल चाइल्ड को कई बार अबॉर्ट कर दिया जाता था। 1990 में तो स्थिति ऐसी थी कि साउथ कोरिया का सेक्स रेशो 116:100 था और वहाँ एक ह्यूज मेल सरप्लस था, लेकिन अब रेगरस गवर्नमेंट एफर्ट्स के चलते ये किसी तरह से 105 तक आया है। ये फैक्टर भी उनके गिरते फर्टिलिटी रेट को रोकने की जगह उल्टा उसे और कम करता है। यहाँ एक और फैक्टर ये भी है कि ट्रेडिशनली साउथ कोरियन महिलाएं बाहर काम नहीं किया करती थी, लेकिन अब उनका बाहर काम करना लगभग मैंडेटरी सा बन गया है, क्योंकि बिना दोनों पार्टनर्स की कमाई के नए वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड होमोजेनाइज स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रह पाना लगभग असंभव सा है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, कोरिया का टॉक्सिक वर्क कल्चर काफ़ी फैमिली अनफ्रेंडली है। महिलाओं पर ट्रेडिशनली फैमिली को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन इस तरह के डिमांडिंग वर्क एनवायरनमेंट में अगर वो अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटाइज करती हैं तो उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ हैम्पर करती है। जहां 2012 में केवल 20% कोरियन महिलाओं ने मैटरनिटी लीव ली थी, तो वहीं यूएसए जैसे देशों में ये नंबर 100% था। रीजंस, कोरियन महिलाओं को ये डर रहता है कि अगर वो ऑफिस में इतने लंबे समय के लिए नहीं होंगी तो कंपनी में उनकी ग्रोथ रुक जाएगी
और इसीलिए महिलाएं ऐसी सिचुएशन में आ जाती हैं कि उन्हें मदरहुड और करियर में से किसी एक को चुनना पड़ता है। गिवन द सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो देयर, वो करियर को प्रायोरिटाइज करती हैं और चाइल्ड बर्थ को डिले कर देती हैं, और जब तक वो फाइनेंशियली रेडी होती हैं तब तक उनकी एज इतनी हो जाती है कि उनको सीरियस फर्टिलिटी इश्यूज होने लगते हैं और अल्टीमेटली उन्हें चाइल्ड बर्थ पर गिव अप करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया था, साउथ कोरिया से पिछले कुछ समय में मेल फीमेल्स के बीच बिगड़ते रिलेशंस के काफ़ी वियर्ड और एक्सट्रीम केसेस सामने आए थे। जैसे साउथ कोरिया में एक व्यक्ति ने एक क्लर्क पर इसलिए अटैक कर दिया था क्योंकि उसे लगा कि वो एक फेमिनिस्ट है। कोरिया में महिलाएं अपनी इंडेक्स फिंगर से अगर कोई जेस्चर बनाएं तो कोरियन मेल्स उससे ऑफेंड हो जाते हैं। यहाँ ऐसे भी केसेस हुए हैं जहाँ एक कोरियन स्ट्रीमर को ये जेस्चर यूज करने पर इतना हरासमेंट झेलना पड़ा था कि उसने सुसाइड ही कर ली। और तो और वहाँ जेंडर रिलेशंस इतने पोलराइज्ड हैं कि एक कोरियन मैगजीन ने तो फीमेल्स की किडनैपिंग को लायनाइज करने वाला कवर फोटो यूज किया था। अब ये पोल आप देखिए, 83% यंग कोरियन महिलाएं सोचती हैं कि साउथ कोरिया फीमेल्स के लिए नर्क है, और उनमें 80% महिलाएं तो साउथ कोरिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना चाहती हैं। 2022 के इस सर्वे के अकॉर्डिंग 65% साउथ कोरियन महिलाएं बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहती हैं, और उनके अकॉर्डिंग उनकी इस बेबी स्ट्राइक का एक मेजर रीजन साउथ कोरिया का पेट्रियार्कल कल्चर है। इस देश में स्थिति कुछ ऐसी है कि बच्चों के प्रैम्स से ज्यादा डॉग स्ट्रोलर्स बिकते हैं। यहाँ तक कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल के पास लगभग 10 कुत्ते बिल्लियां तो हैं, लेकिन उनका एक भी बच्चा नहीं है। इसके अलावा साउथ कोरिया के 4B मूवमेंट और फिर डिजिटल सेक्स क्राइम्स के बारे में मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में बताया है। तो इस तरह के एक्सट्रीम जेंडर पोलराइजेशन के पीछे क्या रीजंस हैं? इवोल्यूशनरी मिसमैच, जी हाँ, लेकिन उसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का भी बहुत बड़ा रोल है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से साउथ कोरिया में अमेरिका का काफी इंटरफेरेंस और कंट्रोल था। वो एक तरह से यूएस का वेसल स्टेट बन गया था। इसके मिलिट्री इम्प्लीकेशंस के अलावा एक इम्पैक्ट ये भी था कि कोरिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिबरलिज्म के साथ साथ क्रिश्चियनिटी, फेमिनिज्म, जेंडर इक्वालिटी जैसी आइडियोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई, जिससे कोरियन सोसाइटी में बहुत रेडिकल चेंजेस आने लगे जिनके लिए उनका कल्चर तैयार ही नहीं था। इन वेस्टर्न आइडियोलॉजीज और सोशल इकोनॉमिक चेंजेस के प्रभाव में वहाँ की सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हो रही है और यूथ डीरेसिनेटेड होता जा रहा है, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल कल्चर इस मॉडर्निटी के साथ अपना पेस सिंक ही नहीं कर पा रहा है। इस तरह के इवोल्यूशनरी मिसमैच का हर केस में एक ही अर्थ होता है, केओस। आज ये साउथ कोरिया और रशिया में हो रहा है और कल ये भारत में भी हो सकता है। भारत और साउथ कोरिया की सोसाइटीज में काफी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों देशों के कल्चर में परंपराओं को बचाए रखने पर काफी जोर रहता है, लेकिन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्निटी ने कोरिया के इस पारंपरिक समाज को बड़े स्तर तक बदलकर एक अजीब और गंभीर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। ये सच है कि भारत अभी इस स्थिति में नहीं पहुंचा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कंजर्वेटिज्म या रूढ़िवादिता का समर्थक हूँ और विकास या फिर डेवलपमेंट का विरोधी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉडर्न डेवलपमेंट हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम अंध आधुनिकता से इन देशों में आ रही समस्याओं से कोई सीख ही ना लें। हम वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमिक एडवांसमेंट और ग्रोथ देखकर इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि उनकी नकल करने से हमारा देश भी उतना ही अमीर और साफ सुथरा बन जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर समाज का इतिहास और उसकी अवस्थाएं अलग अलग होती हैं और इसीलिए उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के मॉडल्स भी अलग अलग होने चाहिए। हमें वेस्टर्न कल्चर्स और उनसे इन्फ्लुएंस सोसाइटीज के सोशो कल्चरल फेलियर्स को भी पहचानना होगा और उन्हें अनक्रिटिकली कॉपी ना करके मॉडर्निटी के एक इंडियन मॉडल पर काम करना होगा। हमें ये भी सीखना चाहिए कि केवल ये मान लेना कि लाइफ में सक्सेस, अकम्पलिशमेंट और स्टेटस ही सब कुछ है और उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस किया जा सकता है, तो उस समाज का कोरिया जैसा हाल होने से कोई नहीं रोक सकता। कोरिया के लोगों में ये मान्यता बन गई है कि आपकी लाइफ में मीनिंग केवल आपके फाइनेंशियल स्टेटस से ही आ सकता है, ना कि आपके परिवार से, बच्चों से, धर्म संस्कृति से या फिर देश से। इस तरह की सोच भारत में भी तेजी से फैलती जा रही है। युवा शहरों में बस रहे हैं, करियर ग्रोथ के नाम पर मेल्स फीमेल्स सभी शादियां देरी से कर रहे हैं, फेमिनिज्म के नाम पर महिलाएं बच्चे पैदा करने से मना कर रही हैं, अतुल सुभाष जैसे केसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ हमें एक और नई समस्या के प्रति सतर्क होने की आवश्यकता है, और वो ये कि भारत में भी अब जेंडर बेस्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है। ये पूरी तरह पॉसिबल है कि पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप्स कोरिया जैसा जेंडर पोलराइजेशन एजेंडा भारत में भी पुश करें और जेंडर वॉर जैसी सिचुएशन खड़ी कर दें। भारत में हुए पिछले कुछ इलेक्शंस में सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने एक अलग अलग तरह से एक डिस्टिंक्ट फीमेल वोट बैंक बनाने की कोशिश की है।
इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये मेल फीमेल पोलराइजेशन में ना बदल जाए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हर ग्रुप अपने आप को विक्टिम दिखाकर एक्सट्रीम डिमांड्स रखने लग जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि साउथ कोरिया के गिरते फर्टिलिटी रेट के पीछे कई कॉम्प्लेक्स और इंटर रिलेटेड फैक्टर्स हैं। इसमें वहाँ की हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन चाइल्ड बेयरिंग, जेंडर पोलराइजेशन और फिर इवोल्यूशनरी मिसमैच मेन रीजंस हैं। लेकिन यहाँ एक क्रूशियल कंक्लूजन ये है कि कोरिया की मैरिट बेस्ड और हाई वर्क एथिक वाली कन्फ्यूशियन सोसाइटी जब तक फैमिली के कंटेक्स्ट में काम करती थी, तब तक तो कोरियन सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी बनी हुई। लेकिन जब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चलते इसी समाज ने फैमिली और कम्युनिटी के पहले इंडिविजुअल को रखना शुरू कर दिया, तो उसने साउथ कोरिया में सोशल क्राइसिस को जन्म दिया। कोरिया की जिन कल्चरल वैल्यूज ने उसके इकोनॉमिक ग्रोथ में उसे एक एडवांटेज दिया, वही वैल्यूज उसके लिए एक हाईली मॉडर्नाइज्ड एनवायरनमेंट में सेल्फ डैमेजिंग बन गई। ऐसे में उनका कल्चरल इवोल्यूशन उनके सोशो इकोनॉमिक चेंजेस के साथ सिंक नहीं कर पाया और उनके सभी सोशल इंसेंटिव्स एंटीनेटल हो गए। इसीलिए आप कोरिया की बर्थ रेट क्राइसिस को बिना उसकी सोशल क्राइसिस को समझे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और मैंने इस वीडियो में वही करने की कोशिश है। आप मेरे इस एनालिसिस पर क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।